नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस बुलेटिन का, जिसका नाम है 1 मिनट 1 खबर। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। इस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत की खेल उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि बीते दशक में भारत ने खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत की खेल उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि बीते दशक में भारत ने खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि भारत ने 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं, जिनमें फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप और शतरंज से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं। ये आयोजन न केवल भारत की खेल प्रतिभा को दिखाते हैं, बल्कि देश की मेजबानी क्षमता को भी साबित करते हैं। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 7 दिवसीय प्रवास पर मथुरा पहुंच गए। वृंदावन के केशव धाम में उनकी अध्यक्षता में 3 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक को संगठन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज 7 दिवसीय प्रवास पर मथुरा पहुंच चुके हैं, जहां संघ के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे। इसके बाद उन्हें काफिले के साथ वृंदावन स्थित केशव धाम लाया गया, जहां वो पूरे प्रवास के दौरान ठहरेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में केशव धाम में 3 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक का शुभारंभ रविवार शाम से होगा और ये लगातार 3 दिनों तक चलेगी। बैठक में संघ प्रमुख के साथ साथ प्रांत प्रचारक, सह सरकार्यवाहक, संगठन महामंत्री और आरएसएस के सभी अनुसांगिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मिलित होंगे। इस बैठक को संगठन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ प्रमुख के मथुरा और वृंदावन प्रवास को लेकर के प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। मथुरा वृंदावन में संघ की इस महत्वपूर्ण गतिविधि को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भोपाल में स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम में कहा कि धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। लव जिहाद पर उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम की शुरुआत परिवार से हो, क्योंकि संवाद की कमी ही सबसे बड़ा कारण बनती है। संघ शताब्दी वर्ष के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भोपाल के संघ कार्यालय शिवनेरी में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। अब वो समय नहीं रहा जब महिलाओं को केवल सुरक्षा के नाम पर घर तक ही सीमित रखा जाता था। आज परिवार और समाज दोनों को स्त्री और पुरुष मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम की शुरुआत अपने घर और परिवार से होनी चाहिए। ये समझना जरूरी है कि परिवार की बेटी किसी अपरिचित के बहकावे में कैसे आई। उन्होंने इसका मुख्य कारण आपसी संवाद की कमी को बताया है। पहली तो है प्रबोधन, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी, क्योंकि यद्यपि मैं कह रहा हूं कि भागीदारी बराबरी की है, सहभागिता होनी चाहिए, कुछ मामलों में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आक्रमण होते समय तो समाज को समझाने बताने वाले लोग थे, लेकिन आक्रमणों के बाद वो लोग बचे नहीं। ये सब सिखाने वाली अपनी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ओडिशा के ढेंकानाल जिले में शनिवार रात एक बड़ा धमाका हुआ है।
जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। विस्फोट गोपालपुर के पास स्थित एक पत्थर खदान में हुआ, जो कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद आसपास के गांवों में अफरा तफरी मच गई है। उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में शनिवार देर रात एक पत्थर की खदान में हुए जोरदार विस्फोट से हड़कंप मच गया। ये हादसा गोपालपुर के पास स्थित एक खदान में हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास के इलाकों में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी और लोग दहशत में आ गए। हालांकि देर रात तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी। विस्फोट की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ओडापाड़ा तहसीलदार मोटांगा पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षित किया गया। खदान के आसपास आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। मोटांगा थाने के प्रभारी निरीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पूरी रात मौके पर मौजूद रहे और हालात पर नजर बनाए रखी। आदेश मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 7 टीमों को मौके पर भेजा गया। तलाशी अभियान के दौरान खदान के गड्ढे से एक शव का हिस्सा बरामद किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बड़े बड़े पत्थरों और भारी मलबे को हटाना हाथों से संभव नहीं है, इसलिए जेसीबी और अन्य भारी मशीनरी की मदद ली जा रही है। हालांकि हादसा देर रात होने और खदान की गहराई अधिक होने के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। यूपी के संभल में ग्रामीणों ने शनिवार रात में ही मदीना मस्जिद गिरा दी। सुबह जब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो वो देखकर दंग रह गए, क्योंकि मलबा भी जेसीबी से साफ करा दिया गया था। रिपोर्ट देखिए। यूपी के संभल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां ग्रामीणों ने रात में ही मदीना मस्जिद को जमींदोज कर दिया। जेसीबी से मलबा भी साफ कर दिया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों के आने से पहले ही इस काम को अंजाम दिया गया और ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। भलके सलमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में करीब 439 वर्ग मीटर जमीन है। चकबंदी प्रक्रिया के तहत साल 2000 में गांव के गरीब परिवारों को आवास आवंटन के लिए इस जमीन को सुरक्षित रखा गया था, लेकिन साल 2005 के लगभग इस जमीन पर कब्जा करके अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। 14 जून 2025 के आधार पर राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत मुतवली हाजी शमीम को सुनकर कार्रवाई की गई। 2 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित किया गया। 8,78,000 का जुर्माना भी लगाया गया। इस कब्जे को स्वीकार करते हुए अन्य भूमि से विनिमय करने का प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, क्योंकि धार्मिक कब्जे के आधार पर विनिमय किया जाना विधिक नहीं है। इसलिए विनिमय का प्रार्थना पत्र 18 दिसंबर को निरस्त कर दिया गया और खुद ही इस मस्जिद को तोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन जब मस्जिद नहीं टूटी तो रविवार को 31 अधिकारियों के दल के साथ बुलडोजर के जरिए इस अवैध मस्जिद को प्रशासन ने जमींदोज करने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दक्षिण पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नेपाल के एक नागरिक को करीब 11 किलो हाई ग्रेड चरस के साथ गिरफ्तार किया है। दिल्ली में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दक्षिण पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने नेपाल के एक नागरिक को करीब 11 किलो हाई ग्रेड चरस के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिली थी कि नेपाल से दिल्ली के लिए नशे की एक बड़ी खेप लाई जा रही है। इसके बाद स्पेशल स्टाफ ने अमर कॉलोनी इलाके में पहले से जाल बिछाया और मौके पर पहुंचे संदिग्ध व्यक्ति को घेर कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के बैग से 10 किलो 970 ग्राम हाई ग्रेड चरस बरामद की गई, जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 40 साल के महेश के रूप में हुई है, जो नेपाल का रहने वाला है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से नेपाल से दिल्ली तक नशे की सप्लाई कर रहा था और ये नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस पूरे नेटवर्क के पर्दाफाश की कोशिशें तेज कर दी गई है। एमपी के उज्जैन में नगर निगम की लापरवाही से लोगों को नालियों जैसा गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। करीब 265 परिवार इस संकट से जूझ रहे हैं।
बूंद बूंद स्वच्छ पानी की कमी और जर्जर पाइपलाइन से पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे इलाके में जल भराव और गंदगी फैल गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जल संकट का नया मामला सामने आया है, जो इंदौर में हाल ही में हुई पानी की खराब गुणवत्ता की समस्या से काफी मिलता जुलता है। यहाँ के करीब 260 परिवार नलों से आ रहे गंदे और नाली जैसे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। ये दूषित पानी बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन और पीएचई विभाग ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। परेशानी आ रही, नाली का पानी आता है, मोटर चालू करते हैं तो और बच्चे ये गिरा के रख तोड़ फोड़ के रख दिया, बच्चे भी गिरते हैं, बच्चे साल भर का 6 महीने का बच्चा सब पानी वहाँ से तोड़ फोड़ दिया। देखो नाली के नल के देखो नल से पानी में पाइप लगाते पूरा पानी नाली का आता है हमारे घर में, और ये साफ सफाई भी नहीं हो रही। इसी तरह इंदौर में भी कुछ महीने पहले जल आपूर्ति की समस्या ने लोगों को बेहाल कर दिया था, जहां गंदे पानी के कारण बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए थे और कई की मौत हुई थी। उज्जैन की ये स्थिति भी उस घटना की याद दिलाती है और प्रशासन की लापरवाही को सामने लाती है। जर्जर पाइपलाइन से हजारों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे इलाके में जल भराव और गंदगी फैल गई है। नल लगातार खुले रहने से समस्या और भी गंभीर हो गई है। स्थानीय परिषद और नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन को तुरंत कदम उठाने होंगे, ताकि उज्जैन के लोग भी इंदौर जैसे संकट से बच सके और उन्हें स्वच्छ पीने योग्य पानी मिल सके। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक 22 साल शुभम चौबे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक तो शुभम ने कुछ दिन पहले एक युवती से छेड़छाड़ कर रहे युवकों को रोकने की कोशिश की थी। मध्य प्रदेश की विदिशा सिविल लाइन में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की है, जहां 22 साल के शुभम चौबे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले शुभम ने एक युवती से छेड़छाड़ कर युवकों को रोकने की कोशिश की। इसी की वजह से कुछ युवक बदला लेने के इरादे से उसे निशाना बनाते दिखाई दिए। एक हत्या का मामला हुआ है और जिसमें जो नंदू चौबे करीब 22-23 साल उम्र है, इनकी युवक है, इनके साथ चाकूबाजी हुई है और अस्पताल में पता चला था तो तत्काल टीम अस्पताल गई। फिर वहाँ पे पता चला उनकी डेथ हुई है और यहाँ पे स्पॉट की कार्रवाई और आरोपियों की पतारसी चल रही है। बहुत जल्दी इसमें हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। प्रथम दृष्टया जो अभी तक बात सामने आई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज और फुटेज वगैरह मिले हैं हमें, और उसमें आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। शनिवार देर रात करीब 9 बजे शुभम पर चाकू से हमला किया गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने दिसंबर महीने में 151 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की। कुल कीमत 38 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने दिसंबर महीने में गुम हुए 151 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत 38 लाख रुपए से ज्यादा है। मोबाइल फोन वापस पाकर लोग खुशी से झूम उठे हैं। उन्होंने पुलिस का धन्यवाद किया है। बुलंदशहर पुलिस लाइन में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने सीधे मोबाइल स्वामियों को उनके फोन वितरित किए। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस हमेशा जनता की सुरक्षा सेवा में तत्पर है। देखिए, हम लोग हर महीने जो प्रयास करते हैं कि जितने लोगों के मोबाइल गुम होने की सूचनाएं मिलती है मुझे CIR पोर्टल पे, उसको हम लोग तत्काल अपलोड करके बरामद करते हैं। इस माह अब तक 151 फ़ोन हम लोगों ने बरामद किया जो विभिन्न कंपनियों से संबंधित हैं और इनकी मार्केट में कीमत लगभग 38 लाख से ज़्यादा की है। इसमें कई लोग ऐसे थे जिनके मोबाइल खो जाने के बाद फिर तब से उन्होंने खरीद ही नहीं पाए थे और उनके मोबाइल आज प्राप्त हुआ तो बेहद खुशी जाहिर कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध भी करना चाह रहा हूँ कि जनपद में कहीं भी अगर किसी का फ़ोन खोता है, गिर जाता है, तो तत्काल इसकी सूचना CIR पोर्टल पर दें। अगर वो खुद ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो संबंधित अपने थाने पे चले जाएं। हर थाने पर साइबर सेल जो है वो सक्रिय है और 24 आवर्स काम कर रहा है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में दुकानदारों के बीच सामान लगाने को लेकर आपसी विवाद हो गया, जो मारपीट तक पहुंच गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वह वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यूपी के गाजियाबाद में दुकानदारों के बीच आपसी विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो खास तौर पर शालीमार गार्डन के B ब्लॉक की एक दुकान का बताया जा रहा है।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दुकानदारों के बीच दुकान के बाहर सामान रखने को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, जो धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो गई। ये विवाद इस बात का भी सबूत है कि बाजारों में दुकानदार अक्सर अतिक्रमण करते हैं। वो सड़क तक सामान लगाकर आम लोगों के आवागमन में बाधा पैदा करते हैं। लोगों का कहना है कि जिम्मेदारी पुलिस की है, वो इन अतिक्रमणों को हटाएं, लेकिन पुलिस का काम न होते हुए भी आम जनता को खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी कारण दुकान मालिकों के बीच इस मुद्दे पर अक्सर लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, जो कभी कभी हिंसक रूप भी ले लेता है, जैसा कि वायरल हुए इस वीडियो में देखने को मिला। कुशीनगर में एक दोस्त ने पुरानी रंजिश के चलते अपने दोस्त पर केमिकल अटैक कर दिया और इस हमले में युवक दुर्गेश का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है और उसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के कुशीनगर जिले में पुरानी रंजिश के चलते एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर केमिकल अटैक कर दिया। इस हमले में पीड़ित युवक दुर्गेश का चेहरा बुरी तरीके से झुलस गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार दोस्त ने बाहर से लौटने के बाद शराब पिलाने का लालच देकर बुलाया था। इसके बाद आरोपी उसे गोड़रिया ले गया, जहाँ शराब पिलाने के बाद अचानक दुर्गेश के चेहरे पर केमिकल फेंक दिया। केमिकल पड़ते ही दुर्गेश की आंखों की रोशनी चली गई, उसका पूरा चेहरा झुलस गया। वारदात के बाद आरोपी युवक दुर्गेश को रास्ते में ही बाइक से छोड़कर फरार हो गया। दुर्गेश को बुला कर लेके गया एक लड़का घर से गोड़रिया, वहाँ दारू वारू पिलाया खिलाया, वहाँ फेंका, वहाँ खिला पिला कर इसको तो दवा फेंका इसके ऊपर, वो केमिकल फेंका इसके ऊपर और गिर गया दम दे। और गिरने के बाद से इसके बाद पानी फेंका, 2-3 लोग मिल करके, इसके बाद से बीच में मोटरसाइकिल पे बैठाया और लक्ष्मीपुर ला कर छोड़ दिया। कुछ देर बाद परिजनों को सूचना मिली तो दुर्गेश का भाई मौके पर पहुंचा, जहां दुर्गेश गंभीर हालत में मिला। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने हालत गंभीर देखते हुए कुशीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बिहार के गोपालगंज में देश का सबसे बड़ा शिवलिंग 45 दिन की लंबी यात्रा के बाद चेन्नई से पहुंचा है। इस विशाल शिवलिंग के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखने के लिए पहुंचे हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहे विराट रामायण मंदिर के लिए तैयार किया गया देश का सबसे बड़ा शिवलिंग अपने 45 दिन की लंबी और ऐतिहासिक यात्रा पूरी करके चेन्नई से बिहार पहुंच चुका है। जब शिवलिंग गोपालगंज पहुंचा तो इसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने हाथ जोड़कर शिवलिंग का स्वागत किया। जो शिवलिंग है ये आ रहा है कर्नाटका से और जाएगा केसरिया। केसरिया में वो मंदिर है, क्या नाम है उसका, रामायण मंदिर, उसी में जा रहा है। और ये 160 टन का वजन है, इसमें 33 फीट ऊंचा है, विश्व का माने सबसे बड़ा शिवलिंग है। महिला भी पूजा अर्चना करती नजर आईं और पूरा इलाका हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। ये विशाल शिवलिंग बेहद दुर्लभ पत्थर से बनाया गया है और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी सावधानी पूर्वक तराशे गए हैं, जो इसकी आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ा देता है। शिवलिंग को एक खास तरीके से बनाया गया 96 पहियों वाले मेगा ट्रांसपोर्ट ट्रक पर लाया जा रहा है। ड्राइवर के मुताबिक पूरे रास्ते शिवलिंग की सुरक्षा और स्थिरता का खास ध्यान रखा गया। यात्रा के दौरान ये काफिला कई राज्यों से गुजरा और जगह जगह श्रद्धालुओं ने शिवलिंग के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर ने पूरे इलाके को मनमोहक रूप में बदल दिया है। ठंड का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से सैलानी और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी घाटी की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर ने पूरा इलाका सुहाना और मनमोहक का नजारा बना दिया है। ताजा बर्फबारी से घाटी के कई हिस्से पूरी तरह से ढक गए हैं। सड़कों और गलियों में बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिससे ठंड का असर और भी बढ़ गया है। इस ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों और सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। लोग छुट्टियों का आनंद लेने के लिए घाटी के रामणी और बर्फ से ढके हुए इलाकों की ओर खासा आकर्षित हो रहे हैं। कश्मीर की घाटी में जहां बर्फ की सफेदी ने जादू कर रखा है, वहीं पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं के बीच प्राकृतिक सुंदरता भी और निखर रही है। स्थानीय प्रशासन ने बर्फबारी के कारण आने जाने वाले रास्तों की देखरेख के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।
ताकि सैलानी और स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना स्नोफॉल कहीं पे नहीं मिला। सिक्किम में गए, हिमाचल प्रदेश में गए, बट कश्मीर इज बेस्ट। कश्मीर के लोग इतने अच्छे हैं, कश्मीर के लोग मतलब पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। जम्मू कश्मीर की इस बर्फीली सुंदरता को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो यहाँ की प्राकृतिक घटा में खो जाने का आनंद ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। उन्होंने कहा कि जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की तारीफ की है और कहा कि ऐसी बहादुरी दुनिया का कोई और देश नहीं देख सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। उन्होंने कहा कि जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की तारीफ कर कहा कि ऐसी बहादुरी दुनिया का कोई और देश नहीं दिखा सकता। वहीं अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन केन ने बताया कि मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन में 150 से ज्यादा प्लेन शामिल थे। इससे पहले अमेरिका ने बीती रात करीब 2 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पर एक साथ हमला किया था। इस दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया है। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया एरेला को अमेरिकी सैनिक न्यूयॉर्क लाया गया है। वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक से दहशत फैल गई। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 40 की मौत का दावा किया गया। मरने वालों में आम लोग और सैनिक शामिल थे। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर वेनेजुएला के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा की मांग की है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर वेनेजुएला के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों लोग एकत्रित होकर वेनेजुएला में हो रही घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने वेनेजुएला के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की है। उन्होंने अमेरिकी सरकार से वेनेजुएला की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया है। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारी रंग बिरंगे बैनर और नारे लगाकर खड़े रहे। वेनेजुएला के झंडे और अमेरिकी संविधान की रक्षा के संदेश वहां देखने को मिले। प्रदर्शन के दौरान कई वक्ताओं ने वेनेजुएला के हालात पर चिंता जताई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वेनेजुएला की स्थिति सुधारने में मदद करने की अपील की। व्हाइट हाउस की सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों की निगरानी की और स्थिति को नियंत्रित रखा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को मजबूती से दोहराया और सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की बात कही है।